स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है क्या, ये आया क्यों, तिथून आपण सुरुवात करू। ही कंसेप्ट दिली कोणी, कशासाठी दिली आणि आपण याचा वापर का करतो, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला कळणार। ठीक है, स्टार्ट करूं। मैं जो एग्जांपल देगा तो लोग देगा, मैं जो एग्जांपल्स देगा थोड़ा सा अलग है, हटके है, बट शायद वो देख के आपको समझ में आ जाए। समझाना मैं गलत बोल सकता हूं, आपके अगर कोई डाउट आ भी रहे आप पूछ सकते हो मुझे, चालू नहीं। सो मोल कंसेप्ट जिन्होंने दिया वो थे हमारे साइंटिस्ट एवोगाड्रो। इन्होंने ये कंसेप्ट रखा पूरी दुनिया के सामने और आज हम केमिस्ट्री में ये फॉलो भी कर रहे हैं। तर ही कंसेप्ट मुळात काय आहे, तर बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है ये, एक डजन आप मार्केट में जाओगे, एक डजन कुछ भी खरीदोगे कितना मिलेगा? 12 क्या कुछ भी 12 पीस किसी भी सब्सटेंस के मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक डजन मैंगो लिए 12 मिलेगा, एक डजन एप्पल लिया तो 12, और एक डजन केला लिया तो 12, और एक डजन अंडा लिया तो 1 डजन पेन लिया तो भी। देखो मार्केट में एक डजन आप कुछ भी मांगो आपको वो सामने वाला 12 ही देगा, बरोबर ना? कितना यूनिफॉर्मिटी है इस टर्म में, एक डजन म्हणजे एक डजन म्हटलं की पूरी दुनिया को मालूम है भाई 12 ही होता है। वैसे और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। एक साल आपको मालूम है 12 ही महीने, 12 महीने बोलने से जब क्या बोलते हैं एक साल, 30 दिन बोलने से जब क्या बोलते हैं एक महीना, 7 दिन बोलने से जब बोलते हैं एक महीना। तो देखो कुछ ऐसे टर्म्स हमने डेवलप किए जो बहुत बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिकेड 10 सेंचुरी, एक बहुत बड़े टर्म को छोटे टर्म में हमने डिफाइन कर दिया। तो हमारा एवोगाड्रो का भी डिबेट चला, मतलब क्यों ना हम केमिस्ट्री में भी ऐसा एक कोई टर्म लेके आए जो बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। समझा? जैसे एक डजन है, एक हफ्ता है, एक साल है, वैसे ही मोल है। मतलब आपके दिमाग में ये तो कंफर्म हो गया कि ये मोल शायद एक बहुत बड़ी वैल्यू को डिफाइन करने वाला है केमिस्ट्री में, केमिकल्स में। ठीक है, इतना तो पिक्चर क्लियर हो गया। अभी सवाल ये था कि ये मोल की वैल्यू होगी कितनी। जैसा एक डजन म्हणजे किती 12 फिक्स है ना, एक हफ्ता मतलब 7 फिक्स है ना, एक साल मतलब 365 डेज फिक्स है ना। पण तसं वन मोलला पण काहीतरी व्हॅल्यू असायला पाहिजे, पण ती आणायची हा मोठा प्रश्न होता त्यांच्यासमोर। मग चला सुरू करूया। पहिली गोष्ट, पण सर ही व्हॅल्यू आणली का त्यांनी, म्हणजे मोल ची कन्सेप्ट आणली का? कारण की वजनांमध्ये भरपूर फरक पड़तो, वजन वेट्स में फर्क पड़ता है, वेट्स में फर्क पड़ता है। आपने एक मैंगो लिया उसका वजन भी अलग आएगा, आपने दूसरा मैंगो लिया उसका वजन भी अलग आएगा। देखो मैंगो में वजन में वेरिएशन। तो हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप आए थे, 12 13 14। देखो वजन में वेरिएशन आ गया, कार्बन ये तीनों भी वजन में वेरिएशन। तो हर बार ऐसा वेरिएशन आएगा तो लफड़ा हो जाएगा, वेरिएशन चाहिए नहीं। मतलब मैंने अगर 1 किलो उसको मैंगो मांगा उस दुकानदार ने, तो कभी मेरे को 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 2 ही मिलेगा। क्यों? मैंगो का साइज डिफर कर रहा है बार-बार। अभी मेरे को, मैं घर में 4 लोग हैं, मैं 1 किलो मैंगो लेके जाके चलेगा क्या? 2 ही आया तो झगड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगा। अभी तो मैंगो सीजन खत्म हो गया। इसके लिए वो डजन वाला कितना अच्छा है, 1 डजन ले लो 12 आ जाएगा, सबको मिलेगा, वजन का टेंशन नहीं। तो वैसे एवोगाड्रो को भी लगा कि यार वजन में बहुत दिक्कत होती है,
तो ये वेट्स ना ले तो बेहतर है हम एक ऐसा वैल्यू चुनते हैं, जैसे 1 डजन मतलब 12 मिलता है, वैसे 1 मोल मैं जैसे बोल रहा हूं 1 मोल, तो क्या हम केमिस्ट्री में भी ऐसा 1 मोल कुछ लेके आए जिसकी कुछ वैल्यू होगी? समझ आ रहा है? सो स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था मैं कुछ हटके एग्जांपल देगा वो दे रहा हूँ, बाद में हम एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे। चलो हम बात करते हैं 1 kg की। देखो मैं केजी मास से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने मैंगो ले लिया मार्केट में 1 kg, तो मैंगो की साइज इतनी अलग अलग है, बड़ा भी मैंगो आता है, छोटा भी आता है, मीडियम साइज भी आता है, दुनिया भर के मैंगो की वैरायटीज है। तो चलो तकरीबन 4 आते हैं मैंगो, हमने मीडियम साइज या उससे थोड़ा छोटा साइज का मैंगो ले लिए, 4 पीस तो मैंगो आपको मिल जाएगा। बाजू में 1 kg अभी टमाटर ले लो, टमाटर का साइज तो और छोटा हो गया मैंगो से, और हल्का भी होता है वजन। तो आपने मार्केटिंग किया है, मतलब मम्मी के साथ शॉपिंग की है, तो आपको पता होगा कितने आते हैं 1 किलो में टमाटर? कितनी 8-9 जास्त कमी सांगितलेली, मला वाटतं 10-12 तर सांगेल, अप्रॉक्सिमेटली 10-12 आते हैं, इथे 15-25 आते हैं ना, आते हैं आयशा नहीं कितना आते हैं? 7-8 डिपेंडिंग अपॉन द टमाटर साइज 10 निकले, मुझे ऐसा लगता है 9-10 तो आती होंगी, डिपेंडिंग अपॉन साइज, क्योंकि कभी कभी टमाटर बड़े भी आते हैं, तो उनमें क्वांटिटी कम आती है 7-8, और थोड़ा छोटा साइज होगा तो फिर वो थोड़ा बढ़ जाता है 10-11। कैलकुलेशन क्या है आसान पड़ेगा इसके लिए। चलो ग्रेप्स ले लेते हैं, ग्रेप्स तो अच्छा आता है सर, आप काउंट करो ना, 1 2 3 4 कितने हैं 1 किलो 30, तेरे को तो एड़ा बनाएगा 30 कैसे आते हैं 1 किलो में ग्रेप्स की साइज, ग्रेप की साइज मैटर करती है, बट कभी भी 50-60 तो आएगा ही, 70-80 पूरा गुच्छा आता है। 30 बोल दो, पाव किलो देते थे अपन, किलो कहते रे, कितना आएगा 70-80 तो आ ही जाएगा, 80 लिख लेते। मैं इंडियन ग्रेप्स की बात कर रहा था, जो ग्रीन कलर का होता है छोटा, 70-80 तो आ ही जाएगा। काउंट अगली बार लाएंगे ना घर पे तो काउंट करके 60 से 80 के रेंज में रहेगा, है ना? अभी देखो कितना फर्क है, बट यही चीज आप अभी 1 डजन ले लो, कितना देगा ये भी एक ग्रेप निकल जाएगा, तो 1 डजन मांगा ना, देखो 12 स्टैंडर्ड है बराबर। देखो कितना यूनिफॉर्मिटी लग रहा है, अच्छा लग रहा है 12 कुछ भी करो 12 1 डझन, ठीक आहे। सर एवोकॅडोच्या डोक्यामध्ये हीच कल्पना आली की जर आपण वेगवेगळ्या वस्तू घेतल्या आणि त्यांचं जर वजन केलं तर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। वो बोलता है मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स चाहिए, 12 पार्टिकल्स कितने चाहिए, फिक्स चाहिए। वजन में वेरिएशन होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। टीम में 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 11 को जोड़ के वजन कुछ भी बने, मेरे को उससे लेना नहीं, खेलेंगे 11 खिलाड़ी टीम में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स फिक्स चाहिए उसको। समझ में आया? कोई दिक्कत समझा ना? तो वो उसने क्या किया, अभी मोल की वैल्यू ढूंढना शुरू की, तो उन्होंने 1 मोल की वैल्यू ढूंढी कितनी हो, ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में एक सवाल दौड़ेगा, सर 1 मोल कुठून आला, ते पण एक होत आहे, त्याचं उत्तर नंतर देतो, पण पहिले व्हॅल्यू सांगतो, है ना। तुम्ही मला एक काहीच विचारलं नाही, सर 1 डझन कुठून आला, हा पण एक प्रश्न आहे। 12 तर त्याची व्हॅल्यू आहे ना, 1 डझन म्हणजे 12 आहे, पण डझन हा शब्द कुठून आला हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे, त्याचा अभ्यास मला करावा लागेल, याचं मी सांगितलंच। तसंच 1 मोल कसं काय आला ते नंतर उत्तर देईन, पण त्याची व्हॅल्यू काय आहे ते सांगतो आता। सर एवोकॅडोने काय केलं बघा, एखादी गोष्ट सांगायची झाली, कैलकुलेट करायची झाली, तो अपने को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में जाके आपने उसको बोल दिया 1 किलो टमाटर चाहिए, ये ले, ऐसा उठा के देगा कि पिशवी में डाल के, तुम बोलेगा भाई वजन तो कर,
तो वो क्या करते हैं, वजन करते हैं। तो उसके पास एक कांटा होता है, अभी तो डिजिटल वेइंग स्केल्स आ गया, तो उसके ऊपर रीडिंग्स आ जाती है। तो उसके पास एक बर्तन होता है, उसके अंदर वो टमाटर रखते हैं, फिर करता है 1000 है, फिर वो टिश्यू में डालते हैं और आपको देते हैं। नहीं तो किसी किसी के पास तराजू होता है, तो उस तराजू के दूसरे साइड क्या होता है, वो वजन रखता है, वजन रखता है, और उस वजन के रेस्पेक्ट में आपको टमाटर या जो भी वस्तु देता है। तो उसके पास एक स्टैंडर्ड वेट है ना। तो वैसे ही मोल की वैल्यू देने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इन्हें कैसे बताएगा, तो उन्होंने स्टैंडर्ड लिया किसको, कार्बन। एवोगाड्रो ने स्टैंडर्ड कार्बन को लिया और कार्बन के रेस्पेक्ट में अभी उन्होंने मोल की वैल्यू दी। कार्बन त्याने काय घेतला, स्टँडर्ड। आता तुम्ही म्हणाल सर कार्बनच का घेतला, इथे हा एक प्रश्न येऊ शकतो। कार्बन घेण्याचं मागचं कारण, कार्बन सगळ्यांनी पाहिलं ना आपल्यापैकी, कोणी असं आहे ज्याने कार्बन नाही पाहिला, पीटी उषा कार्बन पाहिलायस, तू पाहिलायस कार्बन, तू नाही पाहिला कार्बन, तिला कार्बन दाखवावं लागेल, ठीक आहे 2 मिनिटात दाखवतो तुला कार्बन। बाकी और किसी ने देखा है कार्बन, तू पाहिलायस कार्बन, तू पाहिला, तुम रिद्धि सिद्धि कार्बन देखा है, तुमने देखा है कार्बन, जिसने देखा तो तुम्ही हाई बोले। बरं, त्यांना विचारलं मी नंतर कुठे सांगावं लागेल। आपने आयशा कार्बन देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, हाँ बोले या ना, वही कंफ्यूजन। हाँ बोला तो बताना पड़ेगा, ना बोला तो इज्जत का कचरा, दोन तरफ से मरण है। तो ना साहिब कार्बन बघितला की नाही बघितलाय, ओय आयशा कार्बन देखा है कि नहीं देखा है, ए इल्ला नहीं ना, नहीं देखा है, तू देखा है कार्बन, नहीं देखा तुमने कार्बन, कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हो, मून से आते हो क्या? श्री काही कार्बन बघितलंय की नाही बघितलंय, हो की नाही मध्ये उत्तर द्यायचंय, हो आहे की नाही आहे, बघितलंय की नाही बघितलं, एवढंच उत्तर द्यायचंय। काय आहे कार्बन ते एक्सप्लेन नाही करायचंय। रिकॉर्ड होने दो, तुम्हारा नाम भी रिकॉर्ड होने दे, ठीक है कोई बात नहीं। भूषण का मित्र भोसले कार्बन बघितलाय, भोसले नहीं, मोहम्मद देखा है कार्बन, आपने नहीं देखा है, आपका नाम तरे, तरे ना, तरेने पण कार्बन नाही पाहिलंय। तुझं नाव काय ताई, तुझ्या ना तुझ्या मागची अक्षरा, तुला येते का, माहितीये का कार्बन काय, माहितीये ना, पाहिलंय, नाही पाहिलंय, बर अक्षरने पण नाही पाहिलंय, तू पाहिलंयस कार्बन, तू पण नाही पाहिलंयस कार्बन, तुझं नाव काय, पूर्वा, पूर्वाने पण कार्बन पाहिलेलं नाही, तुझ्या बाजूची काय नाव, कार्तिकी, गार्गी, गार्गीने पण पाहिलेलं नाहीये, मोनिका कार्बन पाहिलाय, नाही काय करायचं, मृण्मयी, मृणाल की मृण्मयी, काय नाही नाही पाहिलं, अरे कसं होणार तुमचं सगळ्यांचं, कोणी कोणी पाहिलंय तर सफलनी पाहिलंय कार्बन, आणि तुझं नाव काय, सार्थक, आणि तू पण नाही पाहिलंयस, कार्बनची गोष्ट सांगितल्यानंतर सगळ्यांना आवडणार नाही, हसू, आता काय करू, कार्बन तर सांगावं लागेल, कार्बन म्हणजे कार्बन असतं, तुमचा अर्थ सांगायचा सेम, सांगू कार्बन, कार्बन म्हणजे कोळसा, कार्बन म्हणजे डायमंड, कार्बन म्हणजे ग्राफाइट। आताच आपण एमसीक्यू सॉल्व केले, ताई माई अक्का आपण आताच एमसीक्यू सॉल्व केले, तेव्हा सांगितलं बरं एक ऑप्शन आलं कोल, कोळसा, आता हे म्हणतात त्यांना कार्बन माहित नाही, मुलींची गोष्ट करतोय, रोज हे लोक काजळ लावतात, अरे गप्प बसता रे, तुम्ही नाही लावलं तर तुमच्या आई बाबांनी तुम्हाला इथं 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 लावलेलं आहे कार्बन लहानपणी, काजल क्या कार्बन,
कारण की कोळशापासूनच काजळीपासूनच काजळ बनतं. काजळी माहितीये का? एखादा दिवा आपण जेव्हा पेटवतो घरामध्ये, दिवा किंवा मेणबत्ती, तर दिवा आणि मेणबत्ती कापसापासून तयार होते आणि कापूस जेव्हा जाळलं जातं, कापूस कॉटन कार्बन, तर जेव्हा जाळलं जातं त्याच्यानंतर तो एक ब्लॅक कलरचा रेसिड्यू राहतो, ते म्हणजे काजळी मराठीमध्ये. आणि त्या काजळीमध्ये तूप टाकलं जातं थोडस, त्याच्यापासून काजळ बनतं. ये लॅक्मे और बॉन्ड बाद में आहे. काजळचे निर्माते आपणच आहोत इंडियन. म्हणजे सगळ्यात जास्त काजळ आपणच लावतो इंडियन. लहान बाळाला फॉरेनर बघितले का इकडे 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 लावतात, त्यांना काजळ माहिती नव्हतं, आपण त्यांना काजळ दाखवला आणि मग ते घेऊन आले मोठ्या लोकांसाठी. मोठी लोक लावत होती ना तेव्हा इथे इथे इथे, आता मोठ्या मुलींसाठी घेऊन आले, इकडे लावा तिकडे लावा. लष्कराने काय माहिती ऐकलं काय तुम्ही म्हणता आम्हाला कार्बन नाही माहिती. कार्बन से तो दिन शुरुआत होता है चूल्हे पे, गैस जलाते हैं. अभी तो गैस आ गया, पहले तो चूल्हा होता था, कोयला जलाते थे. डायमंड हीरा है सदा के लिए, दूसरों के लिए खरीदोगे आगे जाके, इनको बोल रहा हूँ. डायमंड बघितला टीव्हीवरती तरी बघितला असेल, प्रत्यक्षात दुकानात जाऊन नसेल पाहिलं पाहिजे. टीव्हीवर तर दिसतो डायमंड हीरा है सदा के लिए. तुम लोग का ड्रीम रहता है कोई तो आएगा हीरे का मूर्ति लेके आएगा और ऐसा बोलेगा क्या तू डायमंड ग्रेफाइट बचपन से पढ़ रहा है. अरे जिस पेंसिल से तुमने बुक में लिखा है वो पेंसिल 5 साल आपके साथ था, उसका जो लीड था उसके अंदर ग्रेफाइट था, कार्बन. अरे मतलब कार्बन पाहिला ना, 10वीं पास आत ना तुम्ही. इसके लिए मैं मार्क्स पूछता नहीं टेस्ट के बाद, इज्जत करने चला. मार्क्स का तुम्हाला नाही, मार्क्सला लाज वाटते. त्याला एवढे कसे काय मार्क्स तुम्ही कार्बन नाही माहित त्याला. वापरलंय 5 वर्ष पेन्सिल, फर्स्ट टू फिफ्थ आजही वापरता पेन्सिल. दुकानात मध्ये लीड का पेन्सिल टिक वाला पेन्सिल, त्याची लीड त्याच्यात पण कार्बन. प्युअर कार्बन ती काजळी, काजळामध्ये असते कोळसा, प्युअर कार्बन. डायमंड प्युअर कार्बन. ठीक है चलो, तो बंदे ने कार्बन लिया क्योंकि कार्बन ये आसान था मिलना. कार्बन आप हाथ में पकड़ सकते, कोयले को आप हाथ में पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा. आपका स्टडी करना आसान था, इसके लिए गंदन और सस्ता भी है कार्बन, इसके लिए शायद कार्बन को इन्होंने स्टैंडर्ड लिया होगा. ठीक है, आता लक्षात राहिलं ना कार्बन. काय लक्षात नाही राहिलं आजच्या लेक्चरचं, पण हे सगळी गोष्टी लक्षात राहतील कदाचित. ओके, कार्बन को बंदे ने स्टैंडर्ड लिया आणि मग काय केलं, कार्बन त्यांनी 12 ग्राम, किती ग्राम घेतलं, 12 ग्राम कार्बन घेतलं आणि त्या 12 ग्राम कार्बन मध्ये कार्बनचे किती पार्टिकल्स आहेत ते मोजण्यात आले. जसं मी तुम्हाला 1 किलो मीठ दिलं आणि सांगितलं मिठाचे दाणे किती आहेत ते मोजा. 1 किलो म्हणजे 1000 ग्राम. एक पॅकेट येतं ना टाटा सॉल्ट, एक पॅकेट येतं, त्या पॅकेटमध्ये मिठाचे भरपूर दाणे असतात, ते मोजा. आता 1 दाणा, 2 दाणे, 3 दाणे, 4 दाणे, असे दाणे मोजा. है ना, म्हणून मी ना इथे मगाशी ग्रेप्सचा एक्झाम्पल दिला, कारणच ते होतं. जर मी 1 किलो ग्रेप्स घेतले तर त्याच्यामध्ये किती ग्रेप्स असतील आपण मोजले. विचार करा, मँगोची साईज मोठी, जशी साईज छोटी होत चालली, आपण आता एकदम छोट्या पार्टिकलकडे चाललोय. म्हणून मिठाचं एक्झाम्पल दिलं. आता जर 1 किलो मीठ दिलं तर त्याच्या मिठाचे किती दाणे असतील. तसंच कार्बन किती घेतलं, 12 ग्राम. आणि 12 ग्राम कार्बन मध्ये कार्बनचे किती पार्टिकल्स असतील तर ते असतात 6.022 into 10⁻20 पार्टिकल्स. 12 ग्राम मध्ये कार्बनचे किती पार्टिकल्स, 6.022. सर मग खरंच इतके छोटे छोटे पार्टिकल मोजण्यात आले का? शक्य आहे का? मी तुम्हाला 1 किलो जर मीठ दिलं तुम्ही मोजून बसाल का रे? दिवस जाईल का? परत हवा आली उडून गेली तर परत गोळा करून परत मोजा. किती
डिफिकल्ट टास्क आहे ते, है ना? म्हणजे आपण सोपं करूया, थोडंसं उलट करूया. जर मी त्या एका दाण्याचं वजन घेतलं तर वेइंग स्केल वरती, कळलं का काय बोलतो मी तुम्हाला? किती किलो हे दिलं? 1 किलो मीठ दिलं ना. 1 किलो मीठ म्हणजे किती झालं? 1000 ग्राम झालं. तर तुमच्याकडे मीठ किती आहे? 1000 ग्राम आहे. पण आता मी ते दाणे मोजणार कसे? आपण उलट करूया. एक दाण्याचं वजन घेऊया. एक पार्टिकलचं वजन, एका दाण्याचं वजन फॉर एक्झाम्पल 1 ग्राम आता. एका दाण्याचं वजन 1 ग्राम नाही येणार, खूप अगदी छोटे आहे, पण आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठी एका दाण्याचं वजन 1 ग्राम आहे. आपल्याकडे किती ग्राम आहे? 1000 ग्राम. म्हणजे 1 ग्राम म्हणजे 1 पार्टिकल, तर 1000 ग्राम म्हणजे किती पार्टिकल असतील? 1000. नाही माहित तर आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं. तो फंडा वापरला नाही, सोडून द्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी, आपण एकदम छोट्या छोट्या गोष्टी करूया. आपल्याकडे भरपूर सारे पेन्स आहेत, त्या रिटर्न नेहमी बस झाले. अजून एक माझ्याकडे एवढे सारे पेन्स आहेत, मला कंटाळा आला हे मोजायला. ठीक आहे, याचं सगळं वजन घेतलं. मी सांगितलं याचं टोटल वजन 10 ग्राम आहे. किती वजन आहे? 10 ग्राम. 10 ग्राम वजन आहे सगळ्यांचं. आणि मी म्हणले आता सांग किती पार्टिकल? सर माझं मोजायला कंटाळा आला. ठीक आहे, एक काढ त्याचं वजन घे. याचं वजन 2 ग्राम आहे सर. याचं वजन किती आहे? 2 ग्राम. टोटल वजन किती आहे? 10 ग्राम. म्हणजे किती पार्टिकल असतील? क्रॉस मल्टिप्लायचा फंडा लावला डोक्यामध्ये. टोटल वजन 10, किती नाही माहित नाही. एकाचं वजन किती आलं? पहिले ते लिहितो, व्हॅल्यू लिहितो व्यवस्थित. एक पेनचं वजन 2 ग्राम. आपल्याकडे टोटल वजन किती आहे? 10 ग्राम. तर किती पेन असतील? क्रॉस मल्टिप्लाय 1 into 10 x into 2 10 divided by 2 किती येणार? 5 पेन येणार. ते तुम्ही मला उत्तर दिलं. एकाचं 2 ग्राम आहे, सो टोटल वजन 10 आहे. किती असतील? म्हणजे 5. म्हणजे 5 आलं कसं? क्रॉस मल्टिप्लायचा फंडा वापरला. तोच फंडा आपण आता आपल्या ॲव्होगाड्रोनी लावला. तोच फंडा आपल्या ॲव्होगाड्रोनी लावलाय, ते सांगतो. हे क्लिअर आहे का? काय कन्फ्युजन असेल तर विचारू. तर खरंच 12 ग्राम मध्ये एवढे पार्टिकल त्याने मोजले असतील का? उलट काम केलं त्यांनी. पण एका कार्बनचं वजन घेतलं. एक 1 कार्बन ॲटम वेट 1.99 into 10 raised to minus 23 ग्राम. सफल देख रहे हैं या ग्राम लिखा है? ओ सफल कितना लिखा है? 1.99 into 10 raised to minus 23 ग्राम. एका कार्बनचं वजन, पार्टिकलचं वजन. तसं एक मिठाच्या दाण्याचं वजन, तसं एक कार्बनचं वजन. ठीक आहे, आपल्याकडे टोटल वजन किती आहे? 12 ग्राम. टोटल वजन किती आहे? 12 ग्राम. जर एवढा ग्राम एक कार्बन आहे तर 12 ग्राम म्हणजे किती असतील माहित नाही. काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लाय. 1 into 12 12 x into 1.99 into 10 raised to minus 20. 1.99 into 10 raised to minus 20. minus 23 वरती जाणार, काय होणार? प्लस 23 होणार. कारण की नेगेटिव्ह वरती गेलं तर पॉझिटिव्ह. आणि खाली 1.99. 1.99 ला 2 घेऊ काय अप्रॉक्सिमेटली? 1.99 ला 2 घेतलं तर चालेल ना? 2 6 6 into 10 raised to 23 आलं का? आले नाही व्हॅल्यू? आता ही 6 into 10 raised to 23 कशी आली? क्लिअर आहे. 0.022 का? तर 1.99 आहे ना, एक्झॅक्ट 2 नाही आहे. तर आपण 1.99 ने डिवाइड केलं तर पुढच्या 0.022 व्हॅल्यू येईल. क्लिअर? कैसे आया समजा? कोई दिक्कत? 1 मोल म्हणजे किती असतं? 6 into 10 raised to power 23.
एक डझन किती असतं? 12. उसको मार लो से बिंदास हाथ साफ कर। अरे यार ये तो भाई मौका, मेरे लेक्चर में ऐसा मैंने बोला ना, मारो बिंदास मारने का टपटप, पूरा हाथ साफ करके लेने का, वैसे बाद में मौका मिलेगा नहीं। हेड डाउन किया, मार पड़ेगी आप। हाँ सार्थक हो गया, नींद लेके नहीं गए, ठीक है ले लो। ठीक समझा क्या? बंदे ने एक मोल की वैल्यू ढूंढनी थी, जैसे एक डजन 12 होता है वैसे एक मोल कितना होता है ये ढूंढना था। तो बंदे ने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया, कार्बन का ये था इजी जो हैंडल और सब जगह पे पाया जाता है। कार्बन कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, सब जगह पे पाया जाता है, शायद इसकी वजह से क्या होगा। और ये जब मोल कांसेप्ट दिया था वो 18 सेंचुरी था, उस जमाने में गिन चुन के 20-30 ही एलिमेंट्स थे, तो ज्यादा चॉइस भी नहीं था। और बाकी जो एलिमेंट्स थे काफी महंगे थे, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर, तो शायद कार्बन सस्ता होगा तो इसके लिए उन्होंने कार्बन दिया होगा। सो 12 ग्राम लिया और 12 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, और इसी वैल्यू को उन्होंने बोल दिया क्या? 1 मोल। 1 मोल म्हणजे 6.02 × 10⁻23 स्टँडर्ड। आता ही झाली तुमची स्टँडर्ड व्हॅल्यू। आता इथून पुढे तुम्ही 1 मोल घेतलं तर 6, 2 मोल घेतलं तर अगदी डबल होणार ना। 2 डझन घेतले तर 24 अंक येतील की 25 येतील? 2 डझन म्हणजे 24, तसं 2 मोल म्हणजे 12, 3 मोल म्हणजे 18, 4 मोल मतलब 6 का टेबल है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा, समझा ना? और आगे 10⁻23 उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत? समझा क्या? 1 मोल ची व्हॅल्यू किती आहे ते? आता दुसरं सर 1 मोल कसं काय आहे? हे तर 1 मोल ची व्हॅल्यू आहे ना, पण त्याला 1 मोलच त्यांनी कसं काय घेतलं 1 मोल? जसं हे 1 डझन आहे तसं 1 मोल कुठून आलं? त्याचं उत्तर तेच राहिले, बाकी सगळं झालं. इथे सांगतो मागच्या लेक्चरला काही सांगितलेलं माहित नाही, ते लक्षात आहे की नाही? युनिट्स सफल क्या हो गया? सो रहा है यार नहीं? तेरा लेक्चर जैसे से आगे जाते तेरा एनर्जी गिर जाता है। बैठे बैठे खड़ा तो मैं हूँ, तुम्ही कसे काय दमता? बसून बसून कड आले असतील तर उभे राहू शकता. मराठीमध्ये बसून बसून कड येतात म्हणून उभं राहायचं असतं. माहित नाही किती लोकांचं मराठी चांगलं आहे, ते मी बोलत ते कळलंय, कारण मी इंग्लिश मीडियमच्या आहात ना. आय एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट माय मराठी इज गुड. आपण कुठच्याही मीडियमचे का नसतो, मातृभाषा येणं फार गरजेचं आहे. मातृभाषा तुमची जी काही रिलीजन आहे त्या भाषेचं महत्त्व तुम्हाला आलं पाहिजे आणि ती भाषा कळली पाहिजे. समजतं काय काय? चला आता काय ना, तुम्ही स्टान्स बदलायला सुरुवात करता, असे बसता, मग असे बसता, असे बसता, मग असे बसता, म्हणजे समजून जायचं बसून बसून कड आले, म्हणजे बेंचने भी सांस लेनी है, उसका मतलब वो होता है. बेंचला पण श्वास घ्यायचा असतो ना, म्हणून मध्ये मध्ये उभे राहा. कळलं ना? आता पुढे जाऊ. काही लोकांना जोक म्हणजे कळत नाही, मला जोक झाला येत नाही, कळलं? सुरुवात आहे असो. स्टार्ट. क्या कर रहे हैं? 1 मोल. 1च मोल का? कसं? त्याचं उत्तर दो ना. लास्ट लेक्चर में मैंने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आपको लिख के दिया है और उनके 4 यूनिट्स लिख के दिए हैं. अब ये ग्राम पर मोल और दूसरा क्या है? यू. यूनिफाइड म्हणजेच यू. बरोबर लिया ना लिख के? जिंक राहील ग्राम पर मोल. ठीक आहे. ठीक आहे. आता मोल्सची व्हॅल्यू काढली कशी? 1 मोलची व्हॅल्यू काढली कशी ते सांग. मास अपॉन मोलार मास. मासला आपण कशाने डिवाइड केलं? मोलार मास. तर आपल्याला मोल्सची व्हॅल्यू मिळते. कशी? तर बघा
मासचं युनिट काय असतं? ग्राम. मासचं युनिट काय? ग्राम. केजी नाही घ्यायचं, ते एसआय युनिट आहे. आपण नॉर्मल जे सीजीएस युनिट आहे ते घेतो. मासचं युनिट काय? ग्राम. मोलर मासचं युनिट काय? ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल. बरोबर ना? आता याला रिअरेंज केलं तर ग्राम अपॉन ग्राम इनटू मोल. ग्राम ग्राम कॅन्सल. काय राहिला? इक्वल टू इकडे काय? आता कळलं 1 मोल का आलं? ठीक आहे. आता आपण कार्बन कडे वळूया. आपण कार्बन किती घेतला? 12 ग्राम घेतला. कोणी प्रश्न नाही विचारले सर 12 ग्राम का नाही घेतला, 13 ग्राम का नाही घेतला, 14 ग्राम का नाही घेतला, 18 ग्राम का नाही घेतला, 7 ग्राम का नाही घेतला, 5 ग्राम का नाही घेतला? कारण आपण 1 मोलची व्हॅल्यू शोधत होतो आणि कार्बनचं मास जेव्हा आपण 12 ग्राम घेतलं, कार्बनचा ऍटॉमिक वेट किती आहे? 12 ग्राम पर 12 कॅन्सल. किती उरला? 1 ग्राम ग्राम कॅन्सल, वरती गेला मोल. किती आला? तेच तर शोधत होतो. आता कळलं 12 ग्रामच का घेतलं? कारण की कार्बनचा ऍटॉमिक वेट किती आहे? 12. म्हणजे सर जेव्हा मी ऑक्सिजन घेणार तर ऑक्सिजनचं वजन किती आहे? 60. माहिती आहे ना? हे नाही माहिती. लिहून दिलेले त्यातून बघून सांगा रे. असे माझ्या मस्त चेहऱ्याकडे नका बघू. सगळं लिहून दिलेलं आहे. लास्ट लेक्चर सांगितलेलं आहे का आपला जो पिरियोडिक टेबल आहे, पिरियोडिक टेबल मध्ये 118 एलिमेंट आहेत. 118 पैकी स्टार्टिंगचे 30 तुम्हाला आलेच पाहिजे. कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन ह्यांच्यासोबत आपण राहतो, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आपल्याला माहिती असणं फार गरजेचं आहे. आपल्या हवेमध्ये नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन आहे आणि आपण ऑक्सिजन घेतो, ऑक्सिजन माहिती पाहिजे. कार्बन मी लिहितो, माहिती पाहिजे. कॅल्शियमचे आपले बोन्स बनलेले आहेत, माहिती पाहिजे ना. गोल्ड आपण घालतो, त्याबद्दल माहिती पाहिजे ना. कॉपरच्या वायरिंग आहे घरामध्ये, माहिती पाहिजे ना. यांच्यासोबत ज्यांच्यासोबत आपण राहतो, ज्या बेंचवर तुम्ही बसले त्याच्या खालचा जो बेस आहे त्याच्या खाली जे स्ट्रक्चर आहे ते आयरनचं आहे, त्या आयरन बद्दल माहिती पाहिजे ना. या गोष्टीचा कन्सेप्ट माहिती, उपयोग काय सायन्स करून. बरं थैंक यू. ठीक है, कोई दिक्कत? लिख सकते हो, लिख सकते हो. मोल मतलब 6.022 into 10⁻23. क्या कुछ भी, इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं पार्टिकल्स. उसका मतलब एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, तो जाने अनजाने में मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, मास अपॉन मोलर. जब भी मोल्स निकालना है क्या फॉर्मूला रहेगा? मास अपॉन मोलर. याद रखना है इस फॉर्मूले को. नेक्स्ट सर, मतलब 1 मोल मैंने सोडियम लिया तो 6.022 ही होगा क्या? हाँ. मैंने 1 मोल वाटर लिया, कितना रहेगा? 6.022 into 10⁻23 ही होगा. म्हणजे काहीही घेतलं तरी ते 6.022 into 10⁻23 असणार. आता आपण आता वजनाकडे जाऊया, थोडंसं मागे जाऊया. 1 डझन मँगो लिया 12 ही, 1 डझन टमाटर लिया 12 ही, 1 डझन ग्रेप्स लिया 12 ही. बराबर ना? तो चालू किया तो. थैंक यू. सो अभी 12 मैंगो का वजन कितना आएगा? 3 किलो आएगा. बराबर ना? अकल बड़ी की भैंस, हमेशा भैंस बड़ी दिखती है ना. अकल दिखती कहाँ है? मैंने लगाया है इधर आकर. 1 किलो में 4 है, टोटल 12 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के पता कर लिया. 12 है तो 3 किलो होगा. 4 अगर 1 किलो बना रहे तो 8 2 किलो बनेगा, 12 3 किलो. अभी वजन में वेरिएशन आएगा. 10 है तो 1 किलो है, 12 है तो 1.2 सवा किलो के आसपास आएगा. और उधर तो 12 ग्राम्स है. वजन तो किलो में तो आएगा ही नहीं, ग्राम में आएगा. 50-60 ग्राम, 10-20-25 ग्राम, 25 ग्राम है ना.
मतलब वजन अभी अलग अलग आएगा ना, आने दो ना, अपने को क्या लेना देना है। तो आपने केमिस्ट्री में भी वजन अलग अलग आएगा। सोडियम का वजन 23 होता है 1 मोल का, इसके लिए लिख देना 23 ग्राम पर मोल। वाटर का वजन कितना होता है 18 कैसे पता, ऑप्शन का कितना 16, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 16 18। देखो अभी वजन में वेरिएशन आएगा, आने दो, उससे हमको कोई वास्ता ही नहीं कि हमने वजन पे फोकस ही नहीं किया, हमारा फोकस 1 मोल पे। तो ये था आपका ये एग्जांपल। तो 1 मोल आप कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वजन अभी डिफर करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आपको याद होगा आपने 5 लॉ किए, उसमें से 3 मासेस को रिप्रेजेंट करते थे और 2 गैसेस को, याद है क्या ये नहीं। एवोगाड्रो लॉ और गाय-लुसिक लॉ में क्या था, गैस का क्या लेते थे वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम की तरह गैस की तरह, क्योंकि कार्बन जो एग्जांपल उन्होंने लिया था कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। गैसेस के लिए क्या रहेगा मोल का वैल्यू, ये भी दिक्कत था क्योंकि वहां पर हम वॉल्यूम लेते हैं, तो वो भी वैल्यू उन्होंने दी है। मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि वो वैल्यू कैसे आई। तो अगर हम गैसेस पढ़ते हैं और गैसेस में हम अगर वॉल्यूम लेते हैं जहां पर मास नेग्लिजिबल है, मास तो सॉलिड्स के होता है, लिक्विड्स के होता है, गैसेस का क्या करेंगे, गैसेस के लिए 1 मोल की वैल्यू कितनी रहेगी वो भी इन्होंने दी। तो आपको याद है एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर और मॉलिक्यूल्स मतलब ही मोल्स 6.02 10 रेज़ टू 20। ये तो फिक्स है ना, याद है ना, भूल गए 1 मोल की है ना वैल्यू, एक है मोल्स 6.02, तो इतना मॉलिक्यूल्स मतलब कितना लीटर रहेगा 22.4 लीटर। तो वहां पर हमने कार्बन का क्या लिया था 12 ग्राम मास लिया था ना, तो 12 ग्राम में देखे थे, बट गैसेस जब लेंगे तो 12 ग्राम नहीं आएगा ना, मास नहीं आएगा, क्या आएगा कितना है 22.4। अभी आप बोलोगे सर 22.4 कहां से आएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन है PV = nRT, ये सब डायरेक्ट बता रहा हूँ। PV = nRT, हमारे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैसेस को और पढ़ा था, एक तो एवोगाड्रो का नाम तो आपको पता है, गाय-लुसिक का भी नाम पता है, और 2 साइंटिस्ट हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, जो हम 10th चैप्टर में पढ़े थे। 10th चैप्टर में आएंगे चारों लॉस, इसमें से जो आपने देखे, तो उसमें से पहला जो थे वो चार्ल्स और बॉयल्स। बॉयल्स लॉ बोले थे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और चार्ल्स बोले थे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इन दोनों लॉ को कंबाइन किया। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों ने वॉल्यूम के बारे में बताया था, और एवोगाड्रो तो हमने पढ़ा ही है एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो ने ये लॉ और ये लॉ तीनों को कंबाइन किया और इक्वेशन बनाई PV = nRT, ठीक है। अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। सो हम बात कर रहे हैं STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, S का मतलब स्टैंडर्ड, T का मतलब टेम्परेचर, P का मतलब प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस म्हणजे 273.15 केल्विन, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन का कन्वर्जन बताया है। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 180 mm, अर्थ पे रहता है ना, अर्थ पे रहता है ना, मून पे रहते हैं, कोई शक है? तो हमारे ऊपर ओजोन है, मालूम है ना, ओजोन का हमारे ऊपर एक, गैसेस का हमारे ऊपर एक दबाव है,
उस दबाव को बोलते हैं प्रेशर। वो कितना होता है 180 स्टैंडर्ड, मतलब उड़ जाते हैं ऊपर के डायरेक्शन। और ऊपर से ग्रेविटी भी जो नीचे खींचती है अपने को, ऊपर से प्रेशर है और नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, इसके लिए हम अर्थ पे चल फिर रहे हैं और हम उड़ जाते हैं। वो प्रेशर कितना है 180। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, प्रेशर 1, वॉल्यूम पता नहीं, मोल्स 1, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 0.082 और टेम्परेचर कितना 273.15। तो 1 into V रहता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है तो आपको शक था ना कि 22.4 कैसे आया, कैसे है एक्सप्लेनेशन आया। ये एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 147 या 149 पे मिलेगा अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक है तो। कौन सा एनसीईआरटी का स्टेट 147 या 149 है। yes 147 PV equal to nRT। ठीक है, ये चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ यहाँ पे लिख के PV इक्वल टू nRT और उसको सॉल्व करके वो वैल्यू आता है। ये R की वैल्यू देखो उधर प्रिंटेड है 0.082 मिला क्या। तो ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करेगा कौन से चैप्टर में 10th चैप्टर में। और अभी कौन सा चल रहा है